नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमरकांत क्लासेस में। अभी हम लोग कल इससे पहले वाले वीडियो में जो देखे थे पांचवा चैप्टर का कुछ फार्मूला वगैरह या उससे संबंधित जो बातें थी, सारी बातें आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया गया। अभी हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। इसका देखिएगा पहला क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले इस बात को आप समझ लीजिए कि यह जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो यह चैप्टर है, इस चैप्टर से आपको बोर्ड एग्जाम में 10-12 नंबर का क्वेश्चन आता है। दूसरा बात है कि आप अगर इसके बाद 11th में भी पढ़ते हैं, मतलब 11th-12th हो गया यानी फिर आगे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी आप अगर फेस करते हैं तो हर एक जगह आपको एबी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर बेसिक चीज़ अगर आपको अच्छा है, बेसिक अगर आपको समझ में आ चुका है तो आगे इन फ्यूचर भी आपको दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए इस सब चैप्टर को बहुत बढ़िया से बारीकी से पढ़ने का कोशिश कीजिए और अगर बेहतर तैयारी रहेगा तो आपको बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा मार्क्स आएगा। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा कि कहा जा रहा है कि आपको चेक करके एक सूची तैयार होता है। जो क्वेश्चन नीचे दिया गया है उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन को जब सॉल्व कीजिएगा तो एक सूची तैयार होगा, यानी एक सीक्वेंस बनेगा और इस सीक्वेंस को चेक करके आपको बताना है कि एपी है या नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन में कहा गया है यदि एपी है तो क्यों है, ये भी आपको जवाब देना है, यानी बताना है। यानी पहला क्वेश्चन जो है यही है क्वेश्चन। इसमें देख लीजिए क्वेश्चन जो है प्रत्येक किलोमीटर, क्वेश्चन है प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा जो एक्सरसाइज 5.1 का है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो है वह 15 रुपया है तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया जो है 8 रुपया। क्वेश्चन हमारे पास यही दिया गया है। देखिए, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। सॉल्यूशन तो आप एकदम 1 मिनट में आप सॉल्यूशन ले सकते हैं, लेकिन अगर समझ में नहीं आएगा तो आपका वो 1 मिनट बेकार हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए समझना जरूरी है। क्वेश्चन कहता है कि एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो है 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया जो है वह 8 रुपया है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसका डिटेल्स में आपको अभी समझाते हैं। क्वेश्चन गारंटी समझ में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इसको समझिएगा। जो बात दिया गया है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया, कितना है 15 रुपया, तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया, ठीक है। तो अनुक्रम होंगे, सीक्वेंस जो बनेगा वो कैसे बनेगा इसको समझिए। अनुक्रम जो होगा वह होगा 15 प्लस 8, 15 प्लस 2 गुना 8। सारी बातें बताएंगे, अभी पहले इसको देख लीजिए। 15 प्लस 3 गुना, इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। देखिएगा सीक्वेंस फिर तैयार होगा। 15 8 23, उसके बाद देखिए 8 गुना 16 और 15 कितना हो जाएगा 31, और 8 3 24 और 15 कितना हो जाएगा 39, 39 डॉट डॉट। इस तरह से आपका देखिए अनुक्रम तैयार होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बात बताए, क्वेश्चन हम लोग को जो बोला गया, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन को समझिए, साथ ही साथ समझा भी देते हैं हम। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, तब जाकर के जब हम लोग को अनुक्रम बनता है वह इस तरह से अनुक्रम बनता है। इसका अर्थ समझिए आप कि अगर मान के चलिए कि किसी भी चीज का भाड़ा जो होता है जैसे कि फिक्स रहता है, मान के चलिए यहाँ से हमको स्टेशन चलना है, तो स्टेशन के लिए एक देखिए नियत किराया होता है, फिक्स होता है, ठीक है ना। और उसके बाद कंडीशन क्वेश्चन जो है या कंडीशनल क्वेश्चन, उसके बाद कहता है अगर प्रत्येक किलोमीटर, इसके बाद अगर 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाते हैं तो उसके लिए 8 रुपया आपको अधिक चार्ज देना पड़ेगा। ऐसे भी बताइए कि हम लोग अगर टैक्सी से कहीं जाते हैं, बात को समझिए, प्रैक्टिकली समझिए, क्वेश्चन एकदम समझ में आएगा। तब टैक्सी वाले के लिए ऐसा तो नहीं है कि आप टैक्सी पे यहाँ पे 200 में भाड़ा कर लिया, यहाँ से कहेंगे आप हमको लंदन लेके चलिए, संभव है क्या? नहीं संभव। यानी उसके लिए जो है आप जो भाड़ा आप दे रहे हैं, तो उसके बाद देख लीजिए कि हम लोग को क्या किया जाता है कि अगर उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा भी आगे अगर जाते हैं तो टैक्सी वाले जो है सो किराया बढ़ा देते हैं। तो वही यहाँ पे कंडीशन है कि अगर प्रत्येक किलोमीटर यानी उसके अलावा अगर 1 किलोमीटर भी अगर आप आगे जाते हैं
ठीक है ना, तो 8 रुपया आपको अधिक लगेगा। फिर अगर 1 किलोमीटर और आगे जाते हैं तो 8 रुपया और लगेगा, उसके आगे और जाते हैं तो 8 रुपया, यानी कि जितना किलोमीटर आगे जाएंगे उतना 8 रुपया और बढ़ते आपका चला जाएगा। क्वेश्चन आपका यही कह रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन जो पहला प्रथम किलोमीटर है उसका फिक्स है कि 15 रुपया लगेगा। वहां से अगर आप चलते हैं प्रथम किलोमीटर के लिए तो 15 रुपया आपका फिक्स चार्ज जो लगवे करेगा। लेकिन उसके अलावा अगर अतिरिक्त चलते हैं तो 8 रुपया करके बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वही बात लिख दिया गया कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपया है। तो अनुक्रम जो तैयार होगा तो प्रथम किलोमीटर के 15 रुपया, और उसके अलावा देखिए अब 1 किलोमीटर आगे जा रहा है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर मतलब समझ रहे ना 1 किलोमीटर। अब देखिए उसके आगे जब जाएंगे तो 8 रुपया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब 8 रुपया बढ़ा तो इसके आगे और मन किया कि तनी और आगे चल जाते हैं, 1 किलोमीटर और आगे गया तो देखिए फिर 8 रुपया बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे 15 + 8 भी लिख सकते हैं, या फिर 15 + 2 × 8 लिखिए, बात बराबर है ना होगा जी। 8 × 2 16 होता है, 8 + 8 भी 16 ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर अगर तीसरा किलोमीटर के लिए आगे बढ़ेंगे तो 3 × 8 लगेगा, चौथा किलोमीटर के लिए आगे बढ़ेंगे तो 4 × 8 लगेगा। नहीं, अब जहाँ बुलाया गया वहां तो जाना ही पड़ेगा, पैसा कितना लगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आदमी देखते हैं मिलने के लिए क्या क्या कर देता है, नहीं कर देता है। हाँ देखो ध्यान दो, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अनुक्रम जो तैयार होगा 15 + 8 23 31 39 और इस तरह से अनुक्रम तैयार होगा। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे आपको कल एक बात बताए थे और जितना भी बात बताए थे आपको सारा बात इसमें यूज होगा। हम कल भी बोले थे, ठीक है ना, पहले और अभी भी आप समझिए बात को। आपको बताए थे एपी के सवाल को तनी बढ़िया से बनाइए, ज्यादा बेहतर है। अगर इसको चाहे ना, समझ गए ना, तो सिर्फ यही बात लिख करके आपको आंसर समझा देते तो ये उतने बात होता आपको लगता है कि बढ़िया बताया गया। लेकिन सॉल्यूशन कीजिए तो पूरा कीजिए, ताकि कभी भी अगर कॉपी पलटिएगा तो आपको लगना चाहिए कि कोई टीचर आगे में समझा रहा है। ऐसा लिखावट होना चाहिए कॉपी में। अब सीधे लिख दिया 2 स्टेप गायब है, पता चलेगा 4 महीने बाद कॉपी उल्टा के ले लौटा, समझ में नहीं आ रहा किधर चला गया कॉन्सेप्ट। नहीं लिखेगा लोग कि एकदम तगड़ा फुल कॉन्सेप्ट, अब बच्चा भी उसी में खुश है, तो समझ में नहीं आता कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। एपी के शर्त आपको बताए थे, तो भाई एपी के क्या शर्त था, तो आपको याद होगा A2 - A1 = A3 - A2, याद आया। ये बात हम बताए थे कि नहीं बताए थे। एपी का यही शर्त था कि ठीक बाद वाला में से पहले वाला नंबर को अगर आप घटाते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद फिर देखिए इसमें भी तीसरा नंबर को अगर आप लेते हैं तो ठीक बाद वाला में से पहले वाला को घटाते हैं, और हमेशा अगर अंतर समान आ रहा है, हमेशा अगर अंतर समान आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, ही एपी में होगा। अगर अंतर समान नहीं आ रहा है तो एपी में नहीं होगा। अब देखिए A2 - A1, आप ये कंडीशन हमेशा देखिए एपी के शर्त में ये बात याद रखिएगा। देखिए हमारा 3 अंक से काम चल जाएगा, इसके आगे भी इस पे क्वेश्चन होगा, समझ लीजिएगा। ये देखिए कितना दिया गया है, A2 कितना है 23 - 15 बराबर हो जाएगा 31 - 23। अरे भाई बताइए 8 बराबर कितना हो गया, 8 हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। तो इसका भी, इसका अंतर और इसका अंतर, दोनों का अंतर बराबर आ गया कि नहीं। हम लोग क्या सीखे हैं, कल ही ना सीखे हैं कि अगर बताइए कि अंतर समान आ जाएगा तो यह एपी में होगा, और नहीं आएगा तो कभी नहीं होगा। दोनों बात बताए थे कि नहीं। तो अभी बताइए एपी में होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि एपी में है कि नहीं, अगर है तो क्यों है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः यह एपी में है, क्योंकि कारण भी देना पड़ेगा ना, क्योंकि सार्व अंतर समान है कि नहीं। दोनों बात मिल गया कि नहीं, समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना क्वेश्चन में, पूरा समझ में आ गया कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप चलिए दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन देख लीजिए। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, एक बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा है। सवाल को समझिए एकदम अपना भाषा में, किताबी भाषा को छोड़िए। एक बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा है, जिसमें से एक वायु सूचक पंप के द्वारा क्या किया जाता है कि 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जाता है। प्रत्येक बार ऐसा किया जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन जो कर रहा है कि एक मतलब कि बेलनाकार सिलेंडर है जिसमें वायु क्या है, पूरा भरा हुआ, और उसमें से मतलब वायु सूचक पंप के द्वारा क्या किया जाता है कि 1/4 भाग वायु जो है प्रत्येक बार बाहर निकाल दिया जाता है। तब आपको बताना है कि इसका जो अनुक्रम बनेगा वह क्या होगा, एपी में होगा या नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन यही है ना क्वेश्चन, आप एक बार देख लो।
1/4 भाग ही बाहर निकाला जाता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन जो है आपको समझना है कि सबसे पहले बेलन जो है, सिलेंडर जो है, उसमें हवा कितना है ये तो पता होना चाहिए। अगर ये पता चल जाए कि बेलन में हवा कितना है तो उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देंगे, और जितना बचेगा उसका फिर से 1/4 भाग बाहर निकाल देंगे, फिर जितना बचेगा उसका 1/4 भाग फिर बाहर निकाल देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि क्वेश्चन भी यही करा कि प्रत्येक बार शेष का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तब जो अनुक्रम तैयार होगा वह एपी में होगा या नहीं होगा ये आपको चेक करके बताना है। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी तो हमको पता नहीं है कि मतलब सिलेंडर जो है उसमें वायु कितना है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि बेलन में हवा की मात्रा x इकाई है, जो कि क्योंकि यूनिट नहीं दिया हुआ, ठीक ना, तो इकाई ले लेते हैं, x इकाई, ठीक है। और प्रत्येक बार यहां पे देखिए, प्रत्येक बार 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जाता है। नहीं, अब देखिए मान लेते हैं कि माना कि बेलन में हवा जो है वह x इकाई है, अब प्रत्येक बार 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब देखिए पहले से तो बेलन में x हवा होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद यहाँ पे समझिए x माइनस x का 1/4 भाग, इस बात को हम आपको अलग से फिर से समझाएंगे, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए। x माइनस x का 1/4 भाग, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा x माइनस x/4, यानी कि आपको आ जाएगा 4x माइनस x/4, यानी कि 3x/4। ये हवा जो है आपको शेष बचेगा, यह शेष हवा आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, शेष हवा। अब यहाँ पे फिर लिखिए पुनः शेष हवा, एक बार और निकालते हैं। अब देखिए अभी फिर से सिलेंडर में जो हवा है वह 3x/4 है, 3x/4 माइनस 3x/4 का 1/4। अब देखिए यहाँ पे 3x/4 माइनस 3x/16, कैलकुलेशन करेंगे 16 आ जाएगा ही, 12x माइनस 3x बराबर आपको आ जाएगा 9x/16। ये आपको आ गया फिर से शेष। तो इसके बाद देखिए जो अनुक्रम तैयार होगा वह कैसे तैयार होगा, इधर से लिख दे रहे हैं, आप समझिएगा। अनुक्रम जो होगा वह क्या होगा, पहले से कितना था x था, उसके बाद शेष कितना बचा था 3x/4, 3x/4, उसके बाद आ गया कितना 9x/16, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फिर लिखेंगे एपी के शर्त, क्योंकि हमको चेक करना है एपी के शर्त क्या है भाई। एपी के शर्त तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, यही एपी के शर्त है ना। इसको क्या करेंगे, A2 का वैल्यू कितना 3x माइनस 4 माइनस x बराबर हो जाएगा 9x/16 माइनस 3x/4। देखिए इसको जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4x/4 बराबर हो जाएगा ही 9x माइनस 12x/16। आप देख लीजिए माइनस x/4 बराबर ही हो जाएगा माइनस 3x/16। आप एक बात बताइए, माइनस x/4 कभी भी माइनस 3x/16 के बराबर हो सकता है? कभी होगा? नहीं होगा, यानी कि नॉट इक्वल टू हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग क्या सारा अंतर ही निकाल रहे हैं ना। अंतर देखिए A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, अंतर निकाले, देखिए दोनों अंतर बराबर आया नहीं आया। हम लोग जानते हैं कि जब अंतर बराबर नहीं आता है तो क्या होता है, एपी में नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, कट नहीं ना रहा है, नीचे वाला दिख रहा है ना, अतः यह एपी में है क्योंकि
क्योंकि एपी में नहीं ना है सॉरी एपी में नहीं है, हाँ नहीं होगा, एपी में नहीं है क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। इसको जगह नहीं आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इस बात को समझिए, इधर वाला कैलकुलेशन आप लोग को समझ में नहीं आया, हम तो लगातार बना दिए, आप समझिएगा। एक बार सॉल्यूशन फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए बेलन है, एक बेलन बना दिया गया है, यहाँ पे देखिए एक बेलन, इसमें क्या भरा हुआ है, पूरा हवा भरा हुआ है, बेलन जो है पूरा हवा भरा हुआ है। और इसमें से क्या करते हैं कि 1/4 भाग हवा जो है बाहर निकाल देते हैं, किसके द्वारा, पंप के द्वारा। अगर मान के चलिए इसमें पंप लगा करके इसको हवा खींच ले बाहर में, बाहर हवा अगर खींच ले तो एक बार जब खींचेंगे ना तो जितना बेलन में हवा रहेगा उसका 1/4 भाग बाहर कर देंगे। अब 1/4 भाग जा रहा है, लेकिन अभी भी उसमें रहेगा ना हवा। ऐसा तो नहीं कि एक बार खींचे पूरे बाहर कर दिए, ऐसा कहा जा रहा है क्या, नहीं। क्या कहा जा रहा है, 1/4 भाग। 1/4 भाग का मतलब होता है 25%। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी कि अगर टोटल 100 यूनिट अगर इसमें हवा होगा तो 1/4 भाग अगर एक बार में खींचिएगा तो 25 यूनिट बाहर होगा, अभी भी 75 यूनिट इसी में। फिर से ये आदमी क्या करता है कि दोबारा से फिर जाके एक बार खींच लेता है दूसरा बार, तो जो बचल है उसका 1/4 भाग फिर खींचेगा, तो जो शेष बचा हुआ है उसी का ना 1/4 भाग खींचेगा। तो अभी तो पहले 100 था तो 25 खींच दिए 1/4, अभी मान के चलिए कि आप 75 बचा है तो 75 का ना 1/4 खींचेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर जो शेष बचेगा उसका फिर 1/4 भाग बाहर खींचेंगे, और ऐसा जो है कंटिन्यू चलते रहता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा जो है सो कंटिन्यू चलते रहता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आगे चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हवा कितना है ये नहीं पता है, तो इसमें मान लेते हैं कि हवा जो है वह x यूनिट है। कितना है, x। अरे है क्लास आई है अभी तुरंत, तुमको कितना टाइम हुआ पता है तुमको, अभी बहुत समय बचा हुआ, टाइम होगा तब ना बच्चा लोग आएगा। बैठो देखो, तो क्या देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि बेलन में जो हवा है वह कितना है ये पता कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि बेलन में हवा x है, x निकालिए, ठीक है ना, और प्रत्येक बार 1/4 बाहर निकालते हैं। तो देखिए पहले से तो x था ही, अब देखिए शेष हवा, डायरेक्ट हम लोग शेष हवा निकाल रहे हैं। क्यों, तो पहले से देखिए कि x है और x माइनस x का 1/4 लिखें, समझ गए ना। तो ये हो जाएगा x माइनस x/4, इसी को कैलकुलेशन करेंगे तो 3x/4 आएगा। ये जो 3x/4 आ रहा है ना, ये शेष हवा जो इसमें बच जा रहा है वो। आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी चल रहा है, कंफ्यूजन को दूर कीजिए। मान लीजिए कि पहले से अगर इसमें x है और हम x/4 बाहर निकालते हैं, x/4 बाहर निकालने का मतलब क्या, x का 1/4 ये बाहर निकलेगा, बाहर निकाल देते हैं, ये बाहर निकाल देंगे, x/4 बाहर निकालेंगे। तो पहले से x था, x/4 बाहर निकाले, नहीं समझ में आ रहा। पहले से x है हवा बेलन में, x/4 क्या किए बाहर निकाल दिए। तो शेष बचा कितना इसमें ये तो पता होना चाहिए ना। तो शेष कैसे पता चलेगा, जब पहले से x था x/4 बाहर किए, तो बाहर किए मतलब निकाल दिए, तो इसको घटाइएगा ना, किसको घटाएंगे, x/4 को घटाएंगे, तो x माइनस x/4। अब देखिए फिर से 3x/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 3x/4। तो देखिए पहले से क्या करेंगे, एक बार x लीजिए फिर x/4 निकालिए, x में से x/4 को घटाइए तो फिर इतने बात आएगा। तो ये करने से बेहतर है कि हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख देंगे x माइनस x का 1/4, एक के साथ काम खत्म, घटा हो गया, शेष एक के बार में निकल जा रहा है। नहीं समझे बात को, आप इस बात को समझिए, x माइनस x का 1/4 डायरेक्ट निकाले। तो देखिए ये हो गया बाहर निकलने वाला हवा। आप इसको वीडियो का आप लोग पॉज करके आप उतार लीजिएगा, हम इसी में समझा देते हैं। अब देखिए ये वाला जो हम गोल कर रहे हैं ये एक्चुअली में जो है बाहर निकलने वाला हवा। देखिए हम चाहते हैं कि आप लोग पूरा का पूरा समझिए क्वेश्चन को, ठीक है ना, समझ के बनाइएगा, एकदम आपका अपना हो जाएगा। ये एक बार देख लीजिए, खाली कॉपी में छाप दीजिए, वो जिंदगी भर छाप नहीं है वाला स्टूडेंट बन जाइए, समझने का कोशिश कीजिए। तो देखिए ये बाहर निकलने वाला हवा, तो ये पहले से इतना था, ये बाहर निकला, बाहर निकल गया, तो एक में से घटाएंगे तब ना, एक में से घटाया, घटाने के बाद हमारे पास कितना बच रहा, 3x/4 बच रहा। तो 3x/4 बच रहा, तो यह तो शेष बच रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ शेष हवा, जो बचा हुआ है शेष। अब देखिए 3x/4 बचा हुआ है, अब कहता है कि इसका 1/4 भाग फिर बाहर निकालना है। तो पहले से x था तो x का 1/4 निकाले, लेकिन अभी तो x नहीं है, अब तो 3x/4 है ना।
तो यहाँ पे लिखेंगे 3x/4 और माइनस 3x/4 का 1/4, 3x/4 का 1/4 ना बाहर निकलेगा। अब आप देखिए अब क्या होगा, इसमें ये हो जाएगा बाहर निकलने वाला, क्या हो जाएगा, ये हो गया बाहर निकलने वाला हवा। किस में से बाहर निकल रहे हैं, तो 3x/4 जो बचा हुआ था एकरा में से बाहर निकाल रहे हैं। तो अब जो शेष हवा बचेगा, देखिए फिर से यहाँ लिखा हुआ ना शेष हवा, इधर मिटा देना। देखिए ये जो शेष हवा अब जो बचेगा वह कितना बचेगा, 9x/4 बचेगा। अब फिर क्या करेंगे, अब अगर इसके आगे भी निकालना चाहते हैं तब लिखिएगा 9x/16 होगा, 9x/16 और माइनस 9x/16 का 1/4। क्लियर? अगर इतना बात समझ में आ गया, बस यही सवाल एगो था कि इतना समझना था, इसके बाद वाला दोनों सवाल आसान है, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, यही में दो में जो टाइम लगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को 1-2 बार आगे पीछे करके बार-बार देखिए, 2-3 बार एकदम समझ लीजिए। हम जो बात था इसमें बोल दिए। आप देखिए ये हो गया, तो अनुकरण कैसे बनेगा, तो अनुकरण बनेगा भाई, बेलन में पहले से कितना था, x हवा था, 1/4 भाग निकाल दिए तो 3x/4 बचा था, याद है ना। फिर इसका भी 1/4 भाग बाहर निकाल दिए तो फिर 9x/16 बचा था। और इस तरह से फिर और भी आगे हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन उतना निकालने के लिए टाइम नहीं है, हमको 3 बस काम चल जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे एपी के शर्त। एपी का शर्त क्या है, तो a2 - a1 बराबर a3 - a2। आज जब इसको कैलकुलेशन करेंगे, a2 - a1 है तो a2 देख लीजिए, दूसरा नंबर पर कौन है 3x/4, तो 3x/4 - x बराबर 9x/16 - 3x/4। इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका लास्ट कैलकुलेशन आएगा -x/4 बराबर -3x/16। आप बताइए तो -x/4 तो अभी भी -3x/16 के बराबर होगा, नहीं होगा, तो दिख रहा तो लिखेंगे बताइए एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। क्लियर? चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। देखिएगा तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है, समझिए सवाल को। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई का लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई का लागत जो है 50 रुपया बढ़ा दी जाती है। अब देखिए बात को समझिए कि प्रत्येक मीटर एक कुआं जो है सो खोदा जाता है। बात को समझिए, कुआं खोदा जाता है तो उसका जो पहला प्रथम मीटर जो कुआं खोदा जाता है उसका चार्ज 150 रुपया, और उसके अलावा जब प्रत्येक अतिरिक्त मीटर अगर कुआं खोदा जाता है तो उसका 50 रुपया बढ़ते जाता है। जैसे कुआं खोदने का अगर काम चल रहा है तो कोई मजदूर उसको खोदेगा, तो पहला किलोमीटर जब किलोमीटर करें, पहला मीटर जब अगर खुदाता है तो उसका चार्ज कितना है 150 रुपया। उसके बाद जैसे कि 1 मीटर अधिक कोरेगा तो 50 रुपया और लेगा, फिर 1 मीटर अधिक कोरेगा तो 50 रुपया अधिक लेगा। तो इस तरह से जो एक सीक्वेंस बनता है, एक अनुक्रम जो तैयार होता है, तो वही पूछा जा रहा है कि बताइए अनुक्रम एपी में है या नहीं। तो देखिए यहाँ भी सवाल के लिए कुछ नहीं करना, आप लिख देना कि प्रथम मीटर खुदाई का किराया नहीं 150 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त नहीं, अतिरिक्त मतलब इसके अलावा अतिरिक्त मीटर का किराया जो होगा वह कितना है 50 रुपया। तो अनुक्रम क्या बनेगा, तो 150 प्लस 50, 150 प्लस 2 गुना 50 नहीं, और डॉट 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 इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे पहला मीटर खोदे तो 150 रुपया लगा, फिर दूसरा मीटर 1 मीटर अधिक खोदे तो 50 रुपया चार्ज बढ़ेगा ना। 150 पहले था ही, अब 50 रुपया और बढ़ गया। फिर दूसरा मीटर के लिए खुदाएगा तो मतलब कि 50 रुपया फिर बढ़ जाएगा, तो 2 गुना 50 हो गया। तीसरा के लिए खुदाएगा तो 3 गुना 50 हो जाएगा। चौथा के लिए तो 4 गुना 50, इस तरह से बढ़ते जाएगा। पहला सवाल जो था एकदम उसी टाइप का। बात समझ में आ रहा है ना। आप देखिए इसका अनुक्रम फिर क्या होगा, तो 150 200 250, इसके आगे फिर 300 आ जाएगा, 50 बढ़ रहा है ना, और डॉट 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 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए अब ये जो अनुक्रम बना इसको हम लोग को चेक करके बताना है कि यह एपी में है या नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे एपी के शर्त। देखिए एपी का शर्त क्या है इसको समझिए। तो एपी का शर्त क्या है, a2 - a1 बराबर a3 - a2। ये बात को एकदम याद रखिए।
अब देखिए कितना हो जाएगा 200 माइनस 150 बराबर 250 माइनस 200, घटाएंगे तो 50 बराबर कितना होगा 50 होगा कि नहीं होगा। अब बताइए अंतर दोनों का समान आ गया ना, बराबर आ गया ना, तो लिखेंगे अतः यह एपी में है क्योंकि सार्व अंतर समान, सार्वंतर क्या है समान। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। प्रत्येक मीटर अतिरिक्त खोदना है तो 50 रुपया जोड़ते चले जाएंगे, अपनी एक सीरीज बन जाएगा, सीरीज को चेक कर लेना है कि एपी में है कि नहीं। समझाने वाला वो कि सवाल था वो आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला सवाल देख लीजिए, ठीक है ना। अगला सवाल चौथा नंबर, चौथा प्रश्न जो है इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें देखिए कहता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। अब देखिए यह सवाल जो है यह एक्चुअली में यह क्वेश्चन जो है 8वां क्लास का समझ लीजिए, लेकिन इसको एपी में दे दिया गया है तो हमको एपी वाला तरीका से बनाना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आपका यह क्वेश्चन जो है SICI पढ़े होंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्वेश्चन जो दिया गया वह चक्रवृद्धि ब्याज का है कि अमाउंट जो है वह 10,000 रुपया रखा गया है, पहले से जो प्रिंसिपल है वह 10,000 रुपया है, और कहता है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी रेट जो है वह 8% रखा गया है। अब प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपया, और कहता है कि प्रत्येक वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करके दिखाना है, प्रत्येक वर्ष का। एक्चुअली में देखिए साधारण ब्याज में हम लोग क्या करते हैं, जो मूलधन होता है तो मूलधन फिक्स रहता है और ब्याज भी उसका फिक्स रहता है, समझ गए ना। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो प्रत्येक साल का क्या होता है कि आप प्रिंसिपल में हम लोग क्या करेंगे कि इंटरेस्ट निकाल देंगे, एक साल का इंटरेस्ट क्या होता है कि जुट जाता है, यानी टोटल अमाउंट बन जाएगा, और फिर टोटल अमाउंट का फिर इंटरेस्ट चलने लगता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ना साधारण ब्याज से तनी खतरनाक होता है, तनी क्या बहुत खतरनाक होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ब्याजों का ब्याज उसमें ना चलने लगा जी, ब्याज का भी ब्याज चलने लगा। ये देखिए गाड़ी इतना चलाता है रोड पे, एकदम आवाज पूरा इसमें आने लगता है, हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझिए बात, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको क्वेश्चन में अभी प्रिंसिपल जो दिया गया है वह कितना दिया गया है 10,000 रुपया दिया गया, 10,000 दिया गया, और रेट कितना है भाई 8%, और साल देखिए नहीं दिया गया, ईयर नहीं, कहता प्रत्येक साल का आपको निकालना है। और हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक साल का जो मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होता है वह अलग अलग आएगा। कैसे आएगा, तो चूंकि पहला साल का जब ब्याज निकालिएगा तो मूलधन में जुट जाता है, जुट करके टोटल अमाउंट बन जाएगा। अब टोटल अमाउंट जो होगा उसका फिर 8% निकलेगा, मतलब जो आपका ब्याज हुआ ब्याज का भी मतलब इंटरेस्ट चलना शुरू हो जाता है, तो यह बढ़ते चला जाता है। बात समझ गए कि नहीं। लेकिन अगर आप साधारण ब्याज पे अगर आप किसी से पैसा लेते हैं तो एकदम फिक्स हो जाता है कि महीना में इतना देना है या साल में इतना देना है तो उतना ही देना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे समझिए बात, तो पहले देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि 10,000, उसके बाद देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है निकालने के लिए, इधर से समझिए कि अमाउंट बराबर होता है P × 1 + R/100 के पावर n। ये फार्मूला जो होता है इसका इस्तेमाल करते हैं। ये अमाउंट है, ए फॉर अमाउंट टोटल, इसको मिश्रधन बोलेंगे, ठीक है ना। मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन और ब्याज दोनों को जब जोड़ देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं मिश्रधन कहते हैं। और ये देखिए मिश्रधन बराबर यानी अमाउंट बराबर प्रिंसिपल यानी P × 1 + R/100 के पावर n होता है, इससे आपको अमाउंट निकलेगा। लेकिन अगर आपको इसी में CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट खाली निकालना है, इसके लिए फार्मूला होता है P × 1 + R/100 का पावर n-1 या -p कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो इससे क्या होगा कि आप जो इसका वैल्यू आएगा उसमें से प्रिंसिपल को क्या करेंगे घटा देंगे तो आपको केवल ब्याज मिलेगा, लेकिन इस फार्मूला से केवल हमको क्या मिलेगा अमाउंट मिलेगा। तो इसका हम लोग को अभी इस्तेमाल नहीं करना। देखिए आप लोग पहले ये सब चीज पढ़े होंगे, हालांकि ज्यादा दिन हो गया होगा तो नहीं समझ में आ रहा होगा, अलग बात है। विद्यार्थी लोग तो पता नहीं 10वां में आकर के ट्यूशन पकड़ता है, उससे पहले वाला नॉलेज नहीं रहता है, क्या कीजिएगा। हालांकि कोशिश कीजिए समझने का, जिनको समझ में आ रहा है उनको आ ही रहा है, जिनको नहीं भी आ रहा है तो बार बार आप कोशिश कीजिए समझने का, एकदम आएगा। अमाउंट बराबर P × 1 + R/100 के पावर n, इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए पहला साल का तो 10,000 रुपया ही पहले से है। अब देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रत्येक साल का पूछ रहा है इंटरेस्ट, तो 10,000 का P × 1 + रेट कितना है अब 100
के पावर n, मतलब पहला साल का निकाल रहे हैं तो 1 साल का हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए फिर निकलेगा 10,000 का 1 + 8 यानी कि 8/100 के पावर कितना 2, यानी कि p × 1 + r/100 के पावर n। अभी ये दूसरा साल का निकल रहा है और इस तरह से देखिए आगे भी हम लोग तीसरा साल का, चौथा साल का, पांचवा साल का निकालते रहेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन इतना नहीं करना है, हम लोग को तीनों को से काम चल जाएगा तो तीनों को निकालेंगे। तो पहले देखिए क्या हो जाएगा 10,000, फिर देख लीजिए इसका जब आप निकालिएगा तो 10,000 का 108 हो जाएगा ना जी। 108/100 होगा कि नहीं होगा? इसको कैलकुलेशन करेंगे तो होगा ना जी। नहीं आ रहा समझ में? p × 1 + r/100 है तो r का वैल्यू 8% नहीं है तो r/100 होगा। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 108/100 नहीं हो जाएगा। कुछ सामने है तो गुना होगा ना। अब फिर देखिए इसके लिए 10,000 आई कितना हो जाएगा गुना 108 गुना 108 और बट्टा कितना 100 और 100 का है 2 बार लिखे जानते हैं क्योंकि यहाँ पे दूसरा साल के लिए निकला है। बउआ नियन का बोल रहा है, बोल सकते हैं यार आप लोग तो एकदम पूरा शांत हो गए, जैसे लगता है मातम छाया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो मूरी डोला रहे हैं बसा के तरह की, बोलवो कीजिए तनी मनी। आ रहा है ना? हाँ तो एना ही बोलिए, तनी मनी आवाज आना चाहिए। तो ये देखिए p × 1 + r/100 के पावर n हो जाएगा। n क्या मतलब कि अभी दूसरा साल के लिए निकाल रहे हैं, दूसरा साल के लिए निकालेंगे तो कितना 108/100 गुना 108/100 होगा कि नहीं? अब देखिए इसी को कैलकुलेशन कर देंगे, 2 0 से तो 2 0 साफ हो गया। इधर देखिए ये 2 और 2 4 गो, ये 2 2 4 गो गया कि नहीं गया? अब देखिए आपका जो अनुक्रम बनेगा वो क्या बनेगा, तो पहले से 10,000 तो था ही। अब देखिए 108 को 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10,800। 108 गुना 108 कीजिएगा ना तो 11,664 होगा। डॉट डॉट डॉट, ये हमको याद है, आप भी करके देख लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह से अनुक्रम हो गया ना, अनुक्रम बना। अब अनुक्रम होगा तो आप कैसा अनुक्रम है एपी में है कि नहीं यही चेक करना है। तो फिर से क्या लिखेंगे, एपी का शर्त क्या है भाई, आ जाओ क्या है, तो a2 - a1 बराबर a3 - a2। क्या बात, देखिए एकदम a2 कितना है 10,800 माइनस 10,000 बराबर हो जाएगा 11,664 माइनस 10,800। जब आप घटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना 800 बराबर 864। आप बताइए तो 800 कभी भी 864 के बराबर हो सकता है? कहीं होगा, इतिहास बदल जाएगा। नहीं बदलेगा जी। 800 के ही बराबर होगा। 864 के बराबर तो नहीं ना हो सकता, तो क्यों लिखेंगे नॉट इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः यह एपी में नहीं है क्योंकि सार्व अंतर समान नहीं है। दिख रहा है जी? समान नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व कर लिए। कोई दिक्कत? सवाल पूरा समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? चलिए अब हम लोग इसका पहला क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन था, चारों पढ़ लिए और पूरा आपको टाइम देके समझाए हैं। समय जरूर ज़्यादा लग रहा है लेकिन आपको अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आएगा। इसके बाद आसान क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग जल्दी जल्दी भी कर लेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अभी हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर सवाल जो दिया गया है इसमें देखिए ऊपर में ही लिख दिए हैं पहले से ही। आप बात को समझिए, आपके पास भी क्वेश्चन होगा, बुक होगा, बुक में यही बात लिखा है। देखिए यहाँ पे समझना है कि कहा दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। मतलब कि एक एपी तैयार करना है, उसका प्रथम 4 पद, क्योंकि एपी जो हम लोग तैयार करते हैं तो उसका तो बहुत सारा पद हो सकता है ना जी, बहुत आगे तक हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल 4 पद ही कहा गया है लिखने के लिए। आपको कल भी बताए थे फार्मूला वाले वीडियो में कि कंडीशन रहता है कि चौथा पद, पांचवा पद, या कंडीशन दे दिया जाएगा कि तीसरा पद तक ही ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जितना कहा जाता है उतना ही निकालना रहता है। देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे कहता है कि प्रथम 4 पद ज्ञात करना है, जबकि प्रथम पद ए और सार अंतर डी जो है वह निम्नलिखित है, यानी नीचे दिया गया है। यहाँ पे देखिए पहला सवाल जो इसमें दिया गया है ए बराबर 10 दे दिया गया है और डी बराबर भी कितना है 10 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक बात लिख सकते हैं, सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं। कहता है एपी के प्रथम 4 पद लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे एपी के प्रथम
चार पद, एपी के प्रथम चार पद क्या क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। क्योंकि चार पद कह रहा है तो हमको एक कम तक यानी ए प्लस 3d ही लिखना है। आपको एक बात याद होगा इधर से, आपको हम बताए थे प्रथम पद को T1 बोलते हैं, दूसरा पद को T2, और T2 का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस डी होता है, तीसरा पद जो होता है ए प्लस 2d होता है, और चौथा पद जो होगा ए प्लस 3d होगा। बात समझ में आ रहा है कि अभी चार को पद कहता है ज्ञात करने के लिए, कहने का मतलब ये है कि T1, T2, T3 और T4 यही ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे हम लोग देखिए डायरेक्ट लिख सकते हैं एपी के प्रथम चार पद ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, है कि नहीं, चार को पद लिखना। आप देखिए यहाँ पे गलती से ए का मान पहले से देर है तो ये कितना हो जाएगा 10, ए प्लस डी है तो लिखेंगे 10, आप प्लस डी का मान कितना है, ये भी 10 है, डी का भी मान 10 है ना जी। फिर क्या लिखेंगे 10 आप प्लस 2 गुना 10, अब फिर लिखना है 10 आप प्लस 3 गुना 10। आप देखिए क्या हो जाएगा 10, 20, 30, 40 होगा कि 10 गुना 20 और 10 30 हो गया, 10 या 30 और 10 40 हो गया। और आपको चार पद लिखना है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं। देखिए एपी के प्रथम चार पद निकल गया कि नहीं, समझ में आया। बस इसी तरह से चारों का निकाल देना है। तो आपको हम तुरंत में बता दे रहे हैं, 3 और क्वेश्चन होगा इसमें, उसको कंप्लीट कर देना। चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल जो है इसमें भी हमको सब क्वेश्चन में चार पद निकालना है। तो फिर से यहाँ पे लिख देंगे एपी के प्रथम चार पद, ये बात लिख देंगे ताकि क्लियर हो जाएगा कि हाँ चार पद हम लोग निकाल दें। कैसे लिखेंगे फिर, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। फिर से लगा देना है, ए का वैल्यू कितना -2, ए प्लस डी निकालना है, ये भी हो जाएगा -2 और प्लस डी का मान 0, फिर होगा -2 और प्लस 2 और गुना डी का मान 0, फिर हो जाएगा -2 प्लस 3 गुना डी का मान 0। ए का वैल्यू सब जगह क्या होगा -2 होगा कि ना, आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे -2, आई तो 0 हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा -2, आई देखिए ये भी -2 होगा और ये भी -2 ही होगा, चारों पर क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर। कहा कि देखिए 0 से जब किसी चीज को गुना करते हैं तो ये तो 0 ही आ जाएगा, और किसी भी संख्या में 0 जोड़ने घटाने से कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता, तो ये -2 ही रह जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 × 0 0 ही हो जाएगा, तो फिर से -2 ही बच जाएगा, तो यही आपका क्या हो गया, चारों पद हो गया एपी का। क्लियर है। अब देखिए इसमें एक और सवाल इधर दिया गया, यहाँ पे देखिए यहाँ भी लिख सकते हैं एपी के प्रथम चार पद। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट के लिए जानना जरूरी है। क्या क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ए का वैल्यू देख लीजिए कितना 4 प्लस डी का मान -3 है, तो ऐसे लिखेंगे नहीं, क्या प्लस का भी साइन है। फिर लिखिए 4 प्लस 2 गुना -3, इधर क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 गुना -3 होगा। इसे समझ में आ रहा है ना। अरे देखिए ए का वैल्यू कितना है 4 है, तो ए का वैल्यू 4 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 तो नंबर दिया कांस्टेंट है, लिखवे करेंगे। और डी का मान देखिए कितना -3, तो -3 से गुना करेंगे कि नहीं, वही काम यहाँ करेंगे। 3 है तो 3 लिखेंगे और डी का मान कितना है -3 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखिए ये हो जाएगा, देखिए 4 है तो 4 रहेगा, ये हो जाएगा कितना 4 -3 होगा ना। फिर हो जाएगा 4 माइनस कितना 3 दूना 6 -6, इधर हो जाएगा 4 - 9, 3 3 9, प्लस माइनस माइनस होता है ना, ये सब तो आप लोग जान ही रहे होंगे। फिर देख लीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 4 में से 3 गया तो कितना 1, इधर हो जाएगा कितना -2, इधर हो जाएगा -5, 4 में से 9 को घटाएंगे तो कितना -5 होगा। तो ये आपका क्या आ गया 4 पद आ गया। यही तो हम लोग को निकालना। एक और बच गया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं। इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में ए का वैल्यू कितना दिया गया है, प्रथम पद, ए मतलब प्रथम पद, प्रथम पद कितना है -1, आसार अंतर कितना दिया गया 1/2 दिया गया। इसका भी हम लोग को क्या करना है, 4 को पद निकालना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एपी के प्रथम 4 पद। तो एपी के प्रथम 4 पद यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा,
तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। अब देखिए यहाँ पे ए कितना दिया गया है -1, इधर हो जाएगा ए प्लस डी, क्या हो जाएगा -1 अब प्लस डी का मान 1/2, यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 2 इंटू 1/2 होगा ना डी का मान। फिर हो जाएगा इधर -1 प्लस 3 इंटू 1/2। कोई दिक्कत? अब इसी को सॉल्व कर लें। -1 ये आपको हो जाएगा कितना, एक में से आपको क्या आधा घटाना है, ये -1 ये आपको कितना हो जाएगा -1/2 होगा कि नहीं, -1/2 होगा ना जी। एलसीएम जब लीजिएगा तो -2 और +1 कितना है -1/2। इस पे देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक माइनस में है वो प्लस में, कट के क्या हो जाएगा पूरा 0। इधर आपको क्या आ जाएगा -1 कितना हो जाएगा, इसको एलसीएम जब लेंगे तो -2 आ रहा समझ में कि नहीं, क्या हो जाएगा -2 पूरे कर दें क्या, नहीं आ रहा समझ में, एक स्टेप बढ़ेगा -1 देख लो ये हो जाएगा कितना 2, तो -2 प्लस 1 यहाँ पे आपको आ जाएगा, ये तो कटिए गया, ये -1 प्लस 1, फिर आपको आ जाएगा ये -2 अब प्लस 3/2। इसका जब एलसीएम लेंगे तो आएगा ना, आ जाएगा इतना। अब देखिए क्या -2 प्लस 1 कितना होता है -1/2, ये देखिए कट जाएगा ना, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 1/2 आ गया 4 पद। तो यही आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पे समझ लीजिए सर, खाली भिन्न का जोड़ घटा है, ठीक है, ये सब तो आप लोग जानबे करते हो। अगला सवाल इसमें देख लेते हैं, 5वां नंबर जो है इसमें प्रथम पद देखिए कुछ भी दे सकता है, प्रथम प्लस में दे सकता है, माइनस में दे सकता है, पॉइंट में दे सकता है, के नाम को दे सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना -1.25 और डी कितना है -0.25। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आप हम लोग फिर से लिखेंगे एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद दे दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा कितना ए बराबर ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, इतना बात तो लिखना ही है। -1.25 प्लस डी का मान कितना माइनस में है ना, तो माइनस लगा देंगे 0.25, ये यहाँ पे हो जाएगा। फिर ए प्लस 2d है ना, तो -1.25 प्लस 2 गुना -0.25 हो गया। फिर इसके आगे हो जाएगा -1.25 प्लस 3 गुना कितना हो जाएगा -0.25। समझ में आ रहा है कि नहीं। डी का मान जो है यहाँ पे a प्लस 3d है ना, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा -1.25 तो होगा ही होगा। आ रहा बात समझ में कि नहीं, क्या आ जाएगा -1.25 तो होगा ही ना, प्लस 3d है तो 3 के जगह पे 3 रहेगा, और d का मान कितना -0.25, तो -0.25 लिखेंगे। ऐसा ही 2d के लिए लिखना रहेगा तो 2 गुना 0.25 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसी को खाली सजाना है, सजा करके उसका कैलकुलेशन कर देना। अब देखिए इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा -1.25, ये आ जाएगा -1.25 और प्लस माइनस कितना होता है -0.25। यहाँ पे ये आ जाएगा -1.25, प्लस माइनस तो पहले माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब 25 गुना कितना होता है 50, तो 25 रहता तब ना 50 होता, 0.25 इसीलिए 0.50 होगा। फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा -1.25, देखिए फिर यहाँ प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 25 किया कितना होता है 75, तो 25 रहता था 75 होता, 0.75 हो जाएगा, ये होगा कि नहीं। अब फिर कैलकुलेशन ये हो जाएगा -1.25, ये देखिए -1.25 -0.25 कितना हो जाएगा ये -1.50। अरे 1 रुपया 25 पैसा, 25 पैसा कितना होगा 1.5 रुपया होगा ना, और दोनों माइनस में तो माइनस लगा दीजिए। फिर देखिए -1.25 इसमें से कितना जोड़ना है 0.50 माइनस में, ये आपको कितना आ जाएगा
-1.75 आएगा ना। और फिर यहाँ पे देखिए -1.25 में कितना जोड़ना है, -0.75 नहीं, यानी कि सवा रुपया में 1 रुपया 25 पैसा में 75 पैसा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 रुपया। लेकिन 2 यहाँ पे क्या निगेटिव आएगा, क्योंकि ये अभी निगेटिव है, ये अभी निगेटिव है, तो माइनस कितना आ जाएगा 2.0। ये आपको क्या आ गया, एपी का 4 पद आ गया। इस तरह से जो चारों क्वेश्चन था, 5 गो था, इसमें 5 बन चुका है। एपी का प्रथम 4 पद बोला गया था निकालने के लिए, सबको बाय प्रोसेस निकाल दिया गया। आप लोग भी कॉपी में इस तरह से ही नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, दिक्कत कोई कंफ्यूजन कभी भी नहीं रखिएगा, नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम जिस तरह से देखो, हम जितना मेहनत करके हम लिख रहे हैं, इससे ज्यादा आप लोग मेहनत कीजिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये नहीं कि बताइए हम इतना बढ़िया से लिख दे रहे हैं, एकदम को लिखने उखने नहीं आता, तो ये कोशिश करते हैं कि तनी ठीक ठाक लिख दें। आप लोग को तो लिखने पढ़ने आता है बढ़िया से, तो बढ़िया से उतारिए, ठीक है ना। अब इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए, इसका तीसरा नंबर सवाल देखिए, एक ध्यान से देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो दिया गया है ना, एकरा में कहता है, एकरा एकदम समझिए फुल समय खट लुक है, एकरा से हल्का तो सवाल मिलवे नहीं करेगा। ये समझिए कि क्वेश्चन में सब कुछ देले है, खाली आप नाम लिख दीजिए, यही काम करना है। इसलिए चारों सवाल एकदम 4 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए। ये क्वेश्चन में दिया गया, ये एपी में है, समझे। कहता है कि बताइए एकरा प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यही पूछा गया क्वेश्चन में, देखिएगा। कहता है अगर ये एपी में है तो एक प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन में कहा था। एक साल का कुछ होगा जी, तो हम लोग तो जानबे करते हैं कि प्रथम पद यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा, पहले पद को ना प्रथम पद कहते हैं जी। तो ए बराबर कितना 3, और डी बराबर तो हम लोग नहीं जानते हैं, A2 - A1 होता है ना। तो A2 दूसरा नंबर पर क्या है 1 और माइनस A2 का वैल्यू, A1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 ना। देखिए कितना आ जाएगा -2। तो ये आ गया डी का वैल्यू -2, प्रथम पद कितना आ गया 3। ये पूछ रहा तो हो नहीं गया, कहे ना पूछना करना। उसके बाद देखिए इसमें पूछेगा तो एक ऐसे भारी कुछ नहीं मिलेगा। देखिए एकदम उठेगा नहीं, उठने वाला, ध्यान दो। देखो ए बराबर कितना आ जाएगा -5, हुआ ना, देखा भारी है ना, है कि नहीं। तो ए बराबर -5 और डी बराबर तो ऊपरों से भारी क्या है A2 और -A1 नहीं जी। तो A2 का वैल्यू कितना -1 और A1 का वैल्यू, एगो तो देखिए A2 का वैल्यू -1 है, एगो फार्मूला से माइनस होगा, और A1 का वैल्यू भी माइनस है ना, तो ये भी होगा माइनस का। ये बात को सीखना है, ये नहीं कि माइनस यहाँ देख लिए, यहाँ वाला 5 लिख दिया, हो जाएगा गलती। बात पूछ रहे हैं कि नहीं, ये माइनस ही फार्मूला वाला है तो फार्मूला वाला लिखेंगे, और A1 का वैल्यू भी माइनस, बेसिकली माइनस। अब ये क्या होगा -1 माइनस +5, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये भी देख लिए, प्रथम पद भी निकल गया और सार्वंतर भी निकल गया, क्लियर है। और तीसरा नंबर देखिए, एकदम एकदम प्रथम पद 1/3 आ गया ना। और डी निकालना है, क्या हो जाएगा A2 - A1। A2 कितना 5/- A1 का वैल्यू कितना 1/3। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो एलसीएम को क्या कर लेना, नीचे वाला एलसीएम लेना है। अब 5 में से 1 गया तो 4/3, यही ना हो गया डी जी, सार्वंतर। प्रथम पद और सार्वंतर निकाल दीजिए। अब ये देखिए भाई साहब अंतिम में बचे दशमलव, समझ गए ना। तो इनका भी क्रियाकरण कर दो, क्रियाकरण A बराबर 0.6 पहला पद, आंसर हो गया ना। इसके बाद देखिए इसके भारी वाला क्वेश्चन देखिए, D बराबर A2 - A1 समझ रहे हैं ना, एकदम समझ। 1.7 A2 का वैल्यू माइनस कितना आ जाएगा 0.17 में से 6 गया तो कितना 11 ना 1.1, यही ना हो जाएगा। अरे 17 में से 6 जाएगा तो 11 होगा, 17 रहता 6 घटता तब ना 11 होता। ये 1.7 में से 0.6 घटा तो 1.1 हो जाएगा। तो सार्वंतर डी निकला कि नहीं निकला, एकदम नहीं निकलेगा तो जबरदस्ती पकड़ के खींच लीजिए। बात समझे कि नहीं। तो इस तरह से आपको पहला, दूसरा, तीसरा सब खत्म। अब कल वाला इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में एकदम ये चैप्टर खत्म हो जाएगा 5.1। उसके बाद हम लोग 5.2 पे चलेंगे। एकदम मजा आया, एकदम समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो 1-2 बार इधर उधर मतलब 2-3 बार करके वीडियो देख लीजिएगा, एकदम समझ में आएगा। ठीक है ना। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।